बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इसकी बेसिक्स का पता होना चाहिए। इन बेसिक्स के साथ हम मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ पढ़ेंगे, मुख्तलिफ़ कंसेप्ट्स पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग से मुतल्लिक़, वीबीटी, एमओटी, उसके बारे में इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। दो एटम्स जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो उस वक़्त उन दो एटम्स के दरमियान दो किस्म की फोर्सेस जो हैं वो डेवलप होती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन। मसलन देखें, ये आपके पास जो है ये दो एटम्स हैं। तो जब दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, हाइड्रोजन का एटम हो गया, तो इनके दरमियान दो किस्म की फोर्सेस जो हैं वो डेवलप होंगी। एक एटम का न्यूक्लियस जो है वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और सेकंड का न्यूक्लियस जो है वो फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी कि एक एटम का न्यूक्लियस अपने अपोजिट एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करेगा, जबकि एक एटम का न्यूक्लियस जो है वो दूसरे एटम के न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। तो इस तरह दो फोर्सेस जो हैं वो डेवलप हो गई, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक जो है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन। लेकिन जैसे जैसे उनके दरमियान फासला कम होता जाता है तो एक स्टेज ऐसी आती है, एक वक्त ऐसा आता है जब उनके दरमियान दो एटम्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है और फोर्स ऑफ रिपल्शन मिनिमम होती है। उस वक़्त हम कहते हैं कि इन दो एटम्स के दरमियान केमिकल बॉन्ड बन गया। तो केमिकल बॉन्ड क्या हो गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड्स टू एटम्स टुगेदर, कि ऐसी फोर्स जो दो एटम्स को आपस में जोड़े रखती है विद इन अ मॉलिक्यूल, इट इज़ सेड टू बी अ केमिकल बॉन्ड। तो ये आपके पास हो गया जी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स टू एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल, कि ऐसी फोर्स जो मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स को आपस में बाइंड किए रखती है, आपस में जोड़े रखती है, वो कहलाती है केमिकल बॉन्ड कहलाती है। तो केमिकल बॉन्ड में हमने इसकी टाइप्स पढ़ी हुई हैं, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये चार टाइप्स जो हैं वो आप लोगों ने पढ़ रखी हैं जो केमिकल बॉन्ड की हैं। एक आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवलेंट बॉन्ड हो गया, मेटालिक बॉन्ड हो गया एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो क्या होगी केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन that binds two atoms together is called chemical bond। तो उसके बाद ये व्हाट इज़ द रीज़न फॉर केमिकल कम्बिनेशन, के एटम्स जो हैं वो केमिकल बॉन्ड बनाते क्यों? तो दो साइंटिस्ट थे, डब्ल्यू कोसल एंड जी एन लीवस। उन्होंने रिसर्च की कि एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। वो इस नतीजे पे पहुँचे कि तमाम एटम्स अपने आप को स्टेबलाइज़ करने के लिए नोबल गैसेस की सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल करना चाहते हैं। नोबल गैसेस क्या होती हैं? 8वें ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, वो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, जिनमें हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियॉन का 10 होता है, आर्गन का जो है वो 18 होता है, और उसके बाद ही जो क्रिप्टॉन है उसका जो है वो हो गया 36, जीनॉन का 54 और रेडॉन का
6 जो है वो एटॉमिक नंबर होता है। तो तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नोबल गैसेस की जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल करने के लिए केमिकल कम्बिनेशन में हिस्सा लेते हैं। तो ऐसा करने के लिए कभी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, कभी वो शेयर करते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन लेते हैं, कभी देते हैं, कभी पूरे का पूरा पेयर जो है वो शेयर कर लेते हैं ताकि वो नोबल गैसेस की सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल कर सके। तो क्यों करते हैं केमिकल कम्बिनेशन एलिमेंट्स? टू अटेन दी इनर्ट गैस कन्फिगरेशन, टू अटेन अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। कि कोई भी एटम केमिकल कम्बिनेशन इसलिए करता है ताकि वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर ले। वो पता है कि नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिवाय हीलियम के जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए, ताकि वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल कर लें, इसलिए केमिकल कम्बिनेशन में हिस्सा लेते हैं। तो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर केमिकल कम्बिनेशन? ऑल द एटम्स हैव टेंडेंसी टू ऑब्टेन नोबल गैस कन्फिगरेशन टू स्टेबलाइज देमसेल्फ। अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल करने की कोशिश करती हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि ऑक्टेट रूल क्या है। तो तमाम एटम्स जो अपने आप को स्टेबल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा जो है वो गेन करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करते हैं, तो किसी भी एलिमेंट की अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने की जो टेंडेंसी है, इट इज़ सेड टू बी अ ऑक्टेट रूल। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अटेन मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, कि अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने की जो टेंडेंसी है किसी भी एटम की, वो कहलाती है क्या? ऑक्टेट रूल कहलाती है। ठीक है। और डुप्लेट रूल क्या हो गया? कि द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, कि अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करना। ऐसा कौन करता है? हाइड्रोजन और हीलियम, क्योंकि हीलियम के वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हाइड्रोजन भी अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि डुप्लेट रूल को फॉलो करती है। तो इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल लॉ कि तमाम के तमाम जो हैं वो कंपाउंड्स में 8 इलेक्ट्रॉन रूल जो है वो फॉलो होता है। कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं कि जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन रूल जो है वो फॉलो नहीं होता, यानी कि ऑक्टेट रूल जो है वो फॉलो नहीं होता। मसलन आपके पास हो गया PF6। अब जब भी एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है ना, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि एक कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे फास्फोरस ने 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स बने वो कितने हैं? नहीं, 12 हैं। यहाँ पे जो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स बने वो 10 हैं, यहाँ पे भी क्या है? 10 हैं, और इधर कितने हैं? 6 हैं। अब देखें ये कंपाउंड, इन कंपाउंड्स में ऑक्टेट रूल जो है वो फॉलो नहीं हो रहा, लेकिन ये कंपाउंड स्टेबल होते हैं। यानी कि जो ऑक्टेट रूल है, इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल रूल नहीं है। कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं? वो स्टेबल होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फार्मेशन है। एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फार्मेशन से मुराद है कि जब भी केमिकल बॉन्ड बनता है तो एनर्जी में क्या क्या तब्दीलियां जो हैं वो आती हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि जब 2 एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो जैसा कि हमने पहले बात की कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। अट्रैक्शन होगी कि एक एटम का न्यूक्लियस जो है वो दूसरे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, और रिपल्शन क्या होगी कि एक का न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस को भी रिपेल करेगा, और एक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दूसरे के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को भी रिपेल करेंगे। लेकिन जैसे जैसे फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती हैं, तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होना शुरू हो जाती है। यानी कि हम यूँ कह लें कि बॉन्ड फार्मेशन लीड्स टू डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होना शुरू हो जाती है? कम होना शुरू हो जाती है।
अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स लीड्स टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, कि जब भी केमिकल बॉन्ड बनेगा, दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में कमी आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब देखें, जब स्टार्ट होता है, मैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान केमिकल बॉन्ड जब बनेगा, जब ये दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो स्टार्ट में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी। लेकिन जैसे जैसे वो दो एटम्स एक दूसरे के करीब आएंगे, बॉन्ड बनना शुरू होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी। एट द बॉन्ड डिस्टेंस वो होता है, वो फासला होता है जहाँ पे दो एटम्स के दरमियान केमिकल बॉन्ड बन जाए, वो कहलाता है बॉन्ड डिस्टेंस। व्हेन टू एटम्स अप्रोच अ बॉन्ड डिस्टेंस, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम होती है। मसलन हाइड्रोजन के केस में जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो 0.74 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, यानी कि इतने फासले पे हाइड्रोजन के एटम्स के दरमियान केमिकल बॉन्ड बन जाता है। तो इस पॉइंट के ऊपर, इस बॉन्ड डिस्टेंस के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? वो मिनिमम होगी। अच्छा, अगर इनके दरमियान फासला मज़ीद बढ़ा दिया जाए तो बॉन्ड जो है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ना शुरू हो जाती है और बॉन्ड जो है वो वीक होना शुरू हो जाता है। और जब बहुत ज़्यादा फासला कम कर दिया जाए तो वो एक दूसरे को रिपेल करके बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। इनके बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर होगी बात? और जब भी केमिकल बॉन्ड बनता है, दो एटम्स के दरमियान केमिकल बॉन्ड बनता है तो हमेशा एनर्जी रिलीज़ होती है, विच इज़ सेड टू बी अ बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी क्या होगी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। कि जब भी कोई भी केमिकल बॉन्ड बनेगा ना, चाहे आयनिक बने, चाहे कोवलेंट बने, चाहे मेटेलिक बने और चाहे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बने, तो बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज रिलीज इन एनर्जी, हमेशा एनर्जी रिलीज़ होगी। और जब भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे हम तो उसको एनर्जी हमेशा देनी पड़ेगी। तो बॉन्ड ब्रेकिंग ऑलवेज रिक्वायर्ड एनर्जी एंड बॉन्ड ब्रेकिंग ऑलवेज रिक्वायर्ड एनर्जी एंड बॉन्ड मेकिंग ऑलवेज रिलीज एनर्जी। क्लियर होगी बात? तो अब हाइड्रोजन के केस में ये 436 किलो जॉल पर मोल होती है, यानी कि जब हाइड्रोजन का एक मोल बनता है तो 436 किलो जॉल पर मोल एनर्जी वो रिलीज़ होती है। तो आज के हमारे टॉपिक में इतना ही था। नेक्स्ट में जो है वो अगले टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।